तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद आ चुका हूँ फिर से सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 साइंस का लेकर, जो हम आज शुरू करेंगे सॉल्व्ड 1 से। और कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही वीडियोस में, बस ज़्यादा दिन लगेगा नहीं आई गेस, देखे तो बस 1-2 दिन लगेंगे इसको ख़त्म करने में, ठीक है। और कुछ घंटे की बात है, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, ठीक है। चारों को 1-2-3 को हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। आइडेंटिफाई पी क्यू आर इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। मतलब सिंपली पी क्यू आर मतलब ये वाला तुमको पी दिख रहा होगा, ये तुम्हारा क्यू दिख रहा होगा, ये आर दिख रहा होगा, तो ये कितने होंगे आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, कैसे बैलेंस करो। सबसे पहले आपको मैं ट्रिक बताऊँ एक। सिंपली जितने भी ऑप्शन है सबके वैल्यू सब पुट करके देखो, अगर बैलेंस दिख रहा है तो फिर वही आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन ए को देखता हूँ, यहाँ पर बिठा कर, यहाँ पर 2 बिठाया, यहाँ पर 2 बिठाया और यहाँ पर 4 बिठाया। सो 2 लेड ओके। 2 यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हुआ, 1 2 4, हाँ 4 है। यहाँ पर नाइट्रोजन 4 है, क्लियर। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 6 और 2 12। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है भाई, 2 2 2 और 8 12, हाँ। तो ऑक्सीजन भी 12 है भाई, लेड भी, सब कुछ ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चालाकी करना पड़ेगा भाई एग्जाम में, ठीक है। तुम ऐसे मत बैठना कि भाई इसमें लगाया 2, फिर कैलकुलेशन किया, फिर यहाँ पर 3, ऐसे गलत होगा। बस जितने भी ऑप्शंस हैं सब ऑप्शंस एक एक बार करके चेक करते जाओ कि कौन सा वाला ऑप्शन मिलता है इसके साथ, ठीक है भाई। ये टेक्निक होता है जल्दी फिनिश करने का। मैच द फॉलोइंग, ओके। कॉलम 1, ए मेटल डेट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और जिंक। कौन सा होगा भाई, यहाँ पर तो जिंक नहीं है, सिर्फ एल्यूमिनियम है, तो ये होगा ए, ठीक है। अच्छा, तो ए का 3, तो देखो ए का रोमन 3 किस किस पर है, इसमें रोमन 3 नहीं है, इसमें भी रोमन 3 नहीं है, तो ये दोनों एलिमिनेटेड। तो यहाँ पर रोमन 3 और यहाँ पर रोमन 3। आप देखते हैं कि बी का कौन सा है, ओके। तो बी है मेटल व्हिच मेल्ट्स व्हेन केप्ट इन ऑन अ पाम, ये है गैलियम या फिर सीजियम। गैलियम है यहाँ पर, तो ये रोमन बी आ गया है, ठीक है, हाँ। तो बी के साथ रोमन 1 है ना, बी के साथ रोमन 1 कहाँ पर है, तो बी के साथ रोमन 1 यहाँ पर है और यहाँ पर बी के साथ रोमन 1 नहीं है, तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है भाई। और बाकी का चेक करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। टाइम बचाओ, बिकॉज टाइम बचाना भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फटाक से। द सोल्यूशन इन अ गिवन इज लाइकली टू बी। तो देखो बल्ब जो है जल नहीं रहा है, तो हमें बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि बल्ब कब नहीं जलेगा। बल्ब जो है तब नहीं जलेगा जब उसमें ऐसा सोल्यूशन तुमने यूज़ किया है जो आयोनाइज नहीं होता। तो अगर हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करें, तो वो आयोनाइज होकर H+ आयन देगा और नाइट्रेट आयन देगा, ठीक है ना। तो ये आयोनाइजेबल है, मतलब ये इसमें अगर हम इसमें देते तो बल्ब जलता, तो ये होगा नहीं। फिर ये भी एसिड है, इसमें देने के बाद भी जलता। CO2 इन वाटर मतलब क्या, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड देते तब भी ये जलता। लेकिन अगर हम इसमें इथेनॉल देते, ठीक है, लेकिन तो ये नहीं जलता, बिकॉज इथेनॉल जो है आयोनाइज नहीं होता, इसमें फ्री आयंस नहीं होता, मतलब आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। और आयंस में अगर डिसोसिएट नहीं होता तो वो आयंस ही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और बल्ब को जलने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं, तो बल्ब जलेगा नहीं। मतलब यहाँ पर श्योरली कौन बैठा होगा, कि मतलब किसको यूज़ किया होगा, ऑब्वियसली इथेनॉल का यूज़ किया होगा, जिससे कि बल्ब नहीं जला, क्लियर। तो फटाक से हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करेंगे तो अच्छा होता है। स्पीड को आपको मेंटेन करना है। एन एक्वा सोल्यूशन ए टर्म्स द, यहाँ पर टर्म्स नहीं होगा, ये टर्न्स होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट टर्म्स, इट इज टर्न्स, TURNS, टर्न्स, ओके, नॉट टर्म्स। सो टर्न्स द फेनोप्थिलीन सोल्यूशन पिंक। मुझे बताओ कौन सा सोल्यूशन फिनोप्थिलीन को पिंक बनाता है, एसिड या फिर बेस, ऑब्वियसली बेस। तो ए क्या होगा, बेस होगा, अच्छा। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर्स। अब बी में ए डालने के बाद जो होगा वो पिंक कलर डिसअपियर होगा। तो पिंक कलर डिसअपियर कब होता है, जब तुम इसमें एसिड डालते हो। तो बी क्या होगा, बी होगा एसिड, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सोल्यूशन ए एंड बी। तो ए है बेसिक और बी है एसिडिक, ओके। ऑप्शन ए इज स्ट्रांगली बेसिक, फॉल्स। ए इज स्ट्रांगली एसिडिक एंड बी इज अ वीक एसिड, नो। वीक एसिड होता तो कलर चेंज नहीं कर पाता, मतलब पिंक कलर को डिसअपियर नहीं कर पाता, ओके। इसमें भी गलत है, बिकॉज देखो ये तो भाई स्ट्रांगली एसिडिक नहीं है, ए तो बेसिक है, तो ये गलत है। और ए स्ट्रांगली बेसिक, ये परफेक्ट है, लेकिन बी वीक बेस है, लेकिन बेस तो नहीं था भाई, वो तो एसिड है, ठीक है। अच्छा, ए हैज़ ए pH ग्रेटर देन 7, pH ग्रेटर देन 7 मतलब क्या, बेस। और बी हैज़ ए pH लेस देन 7 मतलब क्या, एसिड। तो ये परफेक्ट आंसर है,
और ये क्यों नहीं होगा, ए हैज़ ए pH लेस देन 7 मतलब एसिड, ए एसिड नहीं है भाई, ए तो बेस है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। When 50 grams of lead powder is added to a 300 ml of the copper sulfate solution, after a few hours the solution becomes colorless. This is an example of what? तो हमें पता है कि जब भी लेड को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो लेड का जो रिएक्टिविटी है, लेड का जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, वो कॉपर से ज़्यादा है, तो ये बन जाता है लेड सल्फेट। क्लियर, प्लस कॉपर, तो ये कैसा रिएक्शन है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ एक बार डिस्प्लेस हुआ है तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता। ठीक है, दिस इज मेटल डिस्प्लेसिंग मेटल वाला रिएक्शन। ओके, अच्छा इजी है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर दिस। तो एक है 287 कौन है भाई, क्लोरीन का है। ठीक है, लेकिन इसको अभी क्लोरीन लिख देते हैं ना, रुको थोड़ा वेट, क्लोरीन को, हाँ, तो हमारा जो X है वो है क्लोरीन, Y क्या है 282 मतलब मैग्नीशियम Mg, और Z है 2,8 मतलब नियॉन। ठीक है, नियॉन गैस, Z नियॉन गैस है। ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना। अब पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, Y and Z are नॉन Y and Z are metals। Y मेटल है, Y तो भाई मेटल है, Z मेटल है नहीं, Z तो नॉन मेटल है। ठीक है, मूवेबल गैस है। अच्छा, इसके बाद Y एंड X है नॉन मेटल्स, Y नॉन मेटल नहीं है तो ये भी फॉल्स। इसके बाद X इज़ ए मेटल एंड Y इज़ ए नॉन मेटल। X एक मेटल है, X एक मेटल है और Y एक नॉन मेटल है। क्या बात कर रहे हो, X इज़ ए नॉन मेटल, ओ सॉरी मैंने उल्टा पढ़ लिया, X इज़ ए नॉन मेटल एंड Y इज़ ए मेटल। यस ट्रू, X एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और Y मैग्नीशियम ये एक मेटल है। सो दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आइसोटोप्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, इसके आइसोटोप्स हो सकते हैं या फिर आइसोबार्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको एग्जैक्टली क्लोरीन हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये लिखना मत। ठीक है, आइसोटोप्स आपने पढ़ा होगा, आइसोबार्स भी पढ़ा होगा ना। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा आइसोमार्स, है ना, कार्बन कंपाउंड में कि सेम दिखने वाले होते हैं, मतलब कार्बन का नंबर सेम होता है लेकिन नाम अलग अलग, वैसे ही आइसोटोप्स और आइसोबार्स भी हो सकते हैं। तो क्लोरीन होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, किसमें हमें एनर्जी देना पड़ रहा है। बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं भाई, हीट निकलता है वहाँ से। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर नहीं भाई, इससे हीट निकलता है। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर भाई बहुत विगोरस रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो एनर्जी निकल रहा है। लेकिन दे कौन रहा है, हम कुकिंग ऑफ फूड में हम एनर्जी दे रहे हैं। कैसे हीट दे रहे हैं, ठीक है ना, आग जलाकर खाना पकाते हैं, मतलब आग क्या है यहाँ पर, हीट एनर्जी का काम कर रहे हैं, तो हम इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तब जाके खाना पक रहा है। ओके, ड्यूरिंग, ये तो भाई बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, मैंने टिक कर दिया गलती से, कोई बात नहीं, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसके बाद ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन। चलो भाई 13 नंबर है अपना फिजिक्स का। इन द फॉलोइंग केसेस ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर, इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0। तो कौन से केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है मुझे बताओ, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट ऑब्लिकली, ये होगा आंसर। ठीक है, अब बोलोगे ऐसा क्यों, बिकॉज हमने पढ़ा था भाई कि कौन की मिरर बोला था ना, सॉरी। तो सपोज ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पोल हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने देखा था कि जब भी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को पास किया था तो वो सेम पाथ से क्या हो गया, रिट्रेस बैक, मतलब सेम पाथ से वापस चला गया। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा एक सिमिलर केस हमने देखा था कि जब हम प्लेन मिरर के ऊपर एकदम 90 डिग्री एंगल पर एक इंसिडेंट रे को फेंकते हैं या फिर यू कैन से इंसिडेंट करते हैं, तो वो सेम पाथ से बैक करता है, ट्रेस बैक। ऐसा क्यों, बिकॉज नॉर्मल, अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो भी 90 डिग्री ऐसे ही दिखेगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो भी 90 डिग्री की वजह से ऐसे दिखेगा, मतलब कोइंसाइड करेंगे दोनों के दोनों लाइंस। तो नॉर्मल के साथ ये रे कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। यहाँ भी देखो ये जाके 90 डिग्री नॉर्मल की तरफ गिरता है यहाँ पर जाके, और इसके साथ जो इंसिडेंट रे है इसने भी कितना एंगल बनाया है, 0 डिग्रीज। ठीक है, 0 डिग्री मतलब कोई एंगल नहीं बनाया, मतलब कोइंसाइड कर रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के वक्त ही ऐसा होता है। ठीक है,
तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं रिफ्लेक्शन, ठीक है, बहुत लोग गलती करेंगे इसलिए बोल रहा हूँ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बराबर होते हैं, हमें पता है, ठीक है, दोनों इक्वल टू 0 होता है। इसी कारण से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने पर वो रिट्रेस बैक करता है, सेम पाथ से वापस लौट जाता है, ठीक है, लौट जाता है ना। हाँ, इसके बाद इसमें क्या बोला भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कलर रेज ऑफ ए एंड बी। तो ए में क्या होगा भाई, ऑब्वियसली रेड, और बी में क्या होगा, वायलेट। तो ए और वी कहा गया, हाँ, ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। ए कलर क्या होगा, रेड होगा, बिकॉज सबसे ऊपर है, और वायलेट सबसे नीचे, ठीक है भाई। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, क्लियर, ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, इजी क्वेश्चंस। ये तो भाई बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। अब आ गया 17 नंबर केमिस्ट्री का क्वेश्चन। On adding dilute HCl to a test tube containing a substance X, a colorless gas is produced which gives a pop sound when a burning matchstick is brought near it. In this reaction, metal X is displaced by hydrogen. तो assertion कह रहा है कि जब तुमने एक सब्सटेंस के साथ उसमें डाइल्यूट HCl रिएक्ट करवाया उसके साथ, तो एक कलरलेस गैस निकला जो कि पॉप साउंड निकालता है। तो पॉप साउंड निकालने वाला एक ही गैस होता है, हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पर कोई मेटल होगा, तो वो सोडियम मान लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बन गया और H2 गैस रिलीज हुआ, जिसको तुम अगर आग के पास लेके जाते हो तो ये पॉप साउंड करके बर्न होता है, ठीक है। अच्छा, अब एसर्शन तो ट्रू है भाई, एसर्शन एकदम करेक्ट है। रीजन क्या कहता है, इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। क्या ऐसा ट्रू है? बोला गया है कि हाइड्रोजन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं भाई, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। सोडियम प्लस HCl, सोडियम HCl को हटा देता है और HCl से H हटकर कौन बैठता है भाई, सोडियम बैठता है जाकर, और जो H को हटा दिया गया है वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है, और H2 मॉलिक्यूल मतलब वो गैस बन जाता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, तो ये असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, क्लियर। इसके बाद बायोलॉजी का क्वेश्चन है भाई, हाँ, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड इट एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। यस, इट इज ट्रू, है ना। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और बिहाइंड द मिरर फॉर्म करता है, ओके। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। यस, ठीक है, ये भी ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। तो इसी कारण से इसका आंसर क्या होगा, इसी कारण से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों ही ट्रू है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन मतलब रीजन है उसने असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, करेक्टली एक्सप्लेन एकदम नहीं किया, ओके। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर, ओके। ओके, तो आपको आई होप दिख रहा होगा ये ऑप्शन बी है, फिर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको, ओके। ये तो भाई अपना बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। हाँ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटिंग द रीजन फॉर योर आंसर्स। FeO3 प्लस, हमारा भाई ये पुराना थर्माइट प्रोसेस है, थर्माइट रिएक्शन भी कह सकते हो, हमारा थर्माइट रिएक्शन है अपना, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, अच्छा, थर्माइट रिएक्शन लिखोगे, साथ ही साथ लिखोगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखोगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन लिख लिया। और क्या लिख सकते हैं भाई, इतना ही है, थर्माइट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज हीट निकलता है, क्लियर। और क्या लिख सकते हैं इसको, रेडॉक्स हो गया, थर्माइट हो गया और हो गया, ठीक है, ठीक है भाई, रेडॉक्स से हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो ऑप्शन ए नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब 21 का क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। लेड नाइट्रेट, अरे भाई ये तो हमारा जाना पहचाना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देख के ही समझ आ जाता है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना है, सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और क्या लिखना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत लोग भूल जाएंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को, तो ये भी इंक्लूड करना है, बिकॉज टाइप ऑफ रिएक्शन बोला है, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एक टाइप है, मतलब एग्जाम्पल है, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन बी नहीं, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन ए हो चुका है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी रेडॉक्स नहीं होता है, याद रखना, बोला था मैंने आपको बहुत पहले। प्रेसिपिटेशन हो गया, हाँ, डन। और कुछ होगा क्या भाई, और कुछ नहीं होगा, ओके। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 नहीं होगा, 23, 24।
द अबव इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अबव फिगर शोज सॉरी बाय लेंस। अच्छा, एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाट एवर लेंस इज यूज्ड। भाई बताओ कौन सा लेंस होता है ये, बताओ। हिंट दूँ क्या? कॉन्वेक्स होगा। आंसर ही बोल दिया, हिंट की क्या ज़रूरत है। कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा था कि 6th केस में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है F1 और O के एकदम बिटवीन में, मतलब बीच में, जिससे सपोज यहाँ पर F1 था और हमारा O यहाँ पर था, तो ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रखा गया, तो यहाँ पर सपोज F2 था अपना। ओके, इसके बाद यहाँ पर F1 देखता हूँ, ठीक है, या फिर और दूर F1 होगा। ओके, तो इसके बाद यहाँ से आएगा, यहाँ से पास करेगा और ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो ऐसा होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, लेकिन एनलार्ज्ड होता है। ठीक है, अब याद रखने का तरीका क्या है भाई, कि कैसे याद पता लगेंगे भाई तो कॉन्वेक्स लेंस का या कॉन्केव का है। याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनता है ना, उसका साइज़ हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। देखो, ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना तक और इमेज का साइज़ इससे बड़ा, देखो ठीक है ना, कितना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन कॉन्केव लेंस में इमेज विल ऑलवेज बी डिमिनिश्ड साइज, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज़ का इमेज तुम्हें हमेशा मिलेगा कॉन्केव लेंस में। तो ये याद रखने का तरीका है कि कॉन्वेक्स लेंस में बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है, वर्चुअल में, और कॉन्केव में छोटा इमेज बनेगा वर्चुअल में। ओके, सो द टाइप ऑफ लेंस विल बी convex lens or nature of the image virtual and erect. Okay, now another question is, if the image is formed at a distance of 30 centimeter from the lens and the image is twice the size of the object, then where is the object placed? तो क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं कि अगर इमेज जो है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर जाके बनता है, तो v गिवन है 30 सेंटीमीटर। ओके, और the image is twice the size of the object, then the image is twice the size of the object, मतलब मैग्निफिकेशन होगा 2, और then where is the object placed। अब क्वेश्चन होता है अपना कि भाई v माइनस में लूँ या प्लस में लूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, v माइनस में लूँ या प्लस में लूँ। नाउ आपके क्वेश्चन में जो डायग्राम गिवन है वहाँ पर वर्चुअल इमेज का जिक्र है ना, वर्चुअल इमेज का जिक्र है, तो इसी वजह से तुमको v यहाँ पर माइनस लेना है और m +2 लेना है। प्लस मतलब क्या, कि वर्चुअली एंड इरेक्ट इमेज है। क्लियर, तो यहाँ पर v नेगेटिव क्यों, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में आपका बन रहा है इमेज, इसलिए नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। अब we can use the formula m equals to v/u, और यहाँ से u निकल जाएगा अपना कितना, -30/m, मतलब 2, जो कि होगा -15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है भाई, 15 सेंटीमीटर दूर लेंस से रखा गया था ऑब्जेक्ट को, या फिर रखा गया है ऑब्जेक्ट को। क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है उसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर रियल इमेज होता तो यहाँ पर बोल दिया जाता कि रियल इमेज है। क्लियर, अच्छा ठीक है भाई, अटेम्प्ट आइदर ए और बी, हम दोनों करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। The electric circuit dash above figure in a clothes dryer house. Okay. हाँ, 230 volts के साथ पावर सप्लाई दिया गया है। When the both switches are closed, the current in the X is this. Then current of okay. तो देखो भाई, तो जब ये दोनों स्विच है, देख सकते हो, यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ पर एक स्विच है, इन दोनों को जब क्लोज किया गया, मतलब लगाया गया स्विच को, तब इस वाले रजिस्टर के अंदर से कितना करंट गया भाई, 3.5 एम्पियर। तो इसके अंदर से गया 3.5 एम्पियर का करंट। क्लियर, अच्छा, इसके बाद हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन हीटर एक्स। बहुत सिंपल है, पावर को मान लेते हैं इसका P1 है, जो कि होगा V × I1। ठीक है, V तो 230 सबको मिलेगा, इसलिए V को हमने V1 V2 नहीं लिखा, V को सेम है सबके लिए, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है।
लेकिन I1 जो सेम नहीं होगा, तो 3.5 इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, इतना वाट। क्लियर, जो कि होता है 805 वाट। नाउ द क्वेश्चन गिव्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ X इज डबल दैट ऑफ Y, कैलकुलेट द करंट इन हीटर Y। मतलब जो करंट, जो रेजिस्टेंस X का है, ठीक है, उसके डबल रेजिस्टेंस Y का है। ठीक है, उसका डबल रेजिस्टेंस Y का है। या फिर बोला है, रुको, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ X इज डबल दैट ऑफ Y, मतलब कि उल्टा होगा, X का जो मतलब Y का जो रेजिस्टेंस है उसका डबल रेजिस्टेंस X का है। ओके, जो Y का रेजिस्टेंस है उसका डबल रेजिस्टेंस किसका है, उसका डबल रेजिस्टेंस हमारे X का है। तो अगर Y का रेजिस्टेंस R हुआ तो X का रेजिस्टेंस होगा 2R। ठीक है, तो हमें पता है कि करंट, हमें पता है कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजिस्टेंस हाफ हुआ, ठीक है, तो करंट डबल होगा। अगर करंट डबल हुआ तो रेजिस्टेंस हाफ होगा। सिंपल से बात है। यहाँ पर पूछा गया कि रेजिस्टेंस जो है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वाई, तो वाई का रेजिस्टेंस आर है और एक्स का रेजिस्टेंस आर का डबल मतलब 2R है। क्लियर। अब कन्वीनियंस के लिए अगर हम देखें, अगर हम क्या करते हैं कि x के रेजिस्टेंस को हमने r मान लिया, तो y का रेजिस्टेंस कितना होगा, r का हाफ मतलब r/2। क्लियर, r/2। अब गौर से देखो, अगर इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टर अगर r है तो y का रेजिस्टेंस इसका हाफ होगा। तो यहाँ पर जितना करंट जा रहा है, ठीक है, वो है 3.5 एम्पियर, और यहाँ पर रेजिस्टेंस हाफ है, तो करंट कितना जाना चाहिए भाई, रेजिस्टेंस हाफ होने से करंट कितना जाना चाहिए, डबल जाना चाहिए। तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा भाई, 7 एम्पियर जाएगा इसके अंदर से। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो कैसे करना है, सिंपली आपको इस वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। आइए उस वैसे तरीके से करते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टर R1 मान लेते हैं इसको, इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा P/V²/P। ठीक है, V²/P। ओके, पावर का एक फॉर्मूला है ना, P = V²/R। या फिर भाई इतना मुश्किल फार्मूला में ना जाकर हम आराम से भाई अपना V = IR वाले फार्मूला से करेंगे। सो V = I1 R1। ऐसे R1 क्या हो जाएगा, V/I1। V तो भाई सबके लिए 230, लेकिन I1 जो है सिर्फ इसके लिए 3.5। तो कितना हो जाता है भाई, तो ये पॉइंट में आएगा 65.71। ठीक है, इतना ओम। तो ये पहले वाले X वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है। अब Y वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका हाफ होगा। ठीक है, बिकॉज इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ X इज डबल दैट ऑफ Y, X का रेजिस्टेंस Y के डबल है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ R2 क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ Y क्या होगा, इट विल बी हाफ ऑफ दिस। तो 65.71 डिवाइडेड बाई 2। सो इसको अगर हम डिवाइड करें 2 से तो ऑब्वियसली पॉइंट में तो आएगा, लेकिन इसका हाफ के बराबर आएगा। कितने के बराबर आएगा देखते हैं, इसको थोड़ा साइड में लेता हूँ, जो कि आता है 32.85 ओम। तो इस वाले Y रजिस्टर का रेजिस्टेंस आता है 32.85 ओम। अब यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कैसे देखो, V = I2R2। यहाँ से वोल्टेज पता है 230 है, I2 नहीं पता, R2 पता है। R2 = V/R2। वोल्टेज तो 230 वोल्ट्स ही है, R2 है 32.85। ठीक है, 32.85। तो अगर हम 230 को 32.85 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 7 एम्पियर। क्लियर। तो ऐसे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हो कि अगर भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है R है और यहाँ पर इसके हाफ के बराबर है, तो यहाँ पर जितना करंट होगा यहाँ पर इसका दुगना होगा, बिकॉज यहाँ पर हाफ रेजिस्टेंस है।
और हमें पता है कि करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। तो रोमन 1 का आंसर आ चुका है 805 वाट और रोमन 2 का 7 एम्पियर। लिख देता हूँ 805 वाट और इसका 7 एम्पियर। क्लियर। अच्छा, इसके बाद ये तो रोमन नहीं, क्वेश्चन नंबर ए है। अभी और वाला क्वेश्चन देखते हैं। द above figure shows two resistors X and Y connected in series to a battery. The power dissipated for this combination is P1. When these resistors are connected in parallel to the same battery, then the power dissipated is given by P2. Find the ratio of P1 by P2. P1 और P2 का रेशियो निकालना। तो P1 कौन सा होगा? P1 बोला कि जब सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब अभी जो डायग्राम देख रहे हो। और P2 कौन सा होगा? P2 होगा जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया होगा। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया होगा। ठीक है, उन दोनों केसेस में पावर क्या होगा, उनका रेशियो ही निकालना है हमें। क्लियर। अच्छा, समझ आ गया भाई, समझ तो आ गया है भाई। चलिए, सो लेट्स बिगिन। फॉर सीरीज कनेक्शन के लिए आर एस क्या होगा? आर प्लस 2R। ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस गिवन है आर प्लस 2R, मतलब 3R ओम हो जाएगा। यह टोटल रेजिस्टेंस। करंट आई है, वी है अपना वोल्टेज। तो यहाँ से पावर क्या निकलेगा? पावर P1 क्या निकलेगा? V स्क्वायर बाई आर यूज़ करो, V स्क्वायर बाई आर एस यूज़ करो, जो कि होगा V स्क्वायर बाई 3R। सो P1 इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई 3R वाट। तो इतना पावर डिसिपेट हो रहा है। ठीक है, अब पैरेलल की बात करते हैं। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सेटिंग करने दो माइक को। हाँ, चलिए, तो अब सीरीज़ की बात हो चुकी है, तो पैरेलल की बात करते हैं। फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होगा? R इंटू 2R बाई R प्लस 2R। सो 2R स्क्वायर बाई 3R। R और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा भाई? 2R बाई 3। ओके, now what is the power? P2 equals to V square by RP फॉर्मूला है। सो V square by RP के जगह पर लिखूंगा 2R बाई 3। क्लियर। अच्छा, ओके, तो P1 बाई P2 कितना रहा है? V स्क्वायर बाई 3R डिवाइडेड बाई V स्क्वायर बाई 2R बाई 3। अब डिवाइड करने पर रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल होने के बाद ये जो 3 है ना, ये ऊपर जाएगा। सबसे पहले इसको लिख देते हैं ऐसे, 3V स्क्वायर बाई 2R लिखो उसको। अब रेसिप्रोकल होगा तो 2R जाएगा ऊपर, सो इट विल बी 2R जाएगा ऊपर और नीचे जाएगा 3V स्क्वायर। V स्क्वायर कैंसिल, R कैंसिल, सो 2:9। ठीक है, 2/9 आता है, तो 2:9 इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा रेशियो 2:9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बी इज ऑल्सो डन। नाउ ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम सेक्शन सी। Anirudh took two metal oxides, aluminium oxide and magnesium oxide as shown in the figure. But he forgot to label them. How will you guide or help Anirudh to identify the oxides and label them? तो बहुत सिंपल है भाई। हमें पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉट एम्फोटेरिक, इट इज बेसिक, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। सो एम्फोटेरिक होने के कारण एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो आप इसको बेस से भी रिएक्ट करवा सकते हो और एसिड से भी रिएक्ट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसको, ये दोनों से रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स देगा। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब क्या, सॉरी, मेटल मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सिर्फ। ओके,
so it will only react with acid. So magnesium oxide is only basic, ठीक है, so it will only react with acid. तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अनिरुद्ध को बोल सकते हैं भाई तो एक काम कर, तू दोनों को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवा के दिखा. जो ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर पा रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर पा रहा है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा. या फिर अगर सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट कर पा रहा है और बेस के साथ नहीं, मतलब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, सिंपल. या फिर क्या कर सकते हो भाई, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक्वा सोल्यूशन लेना है. लेने के बाद वो क्या करेगा, बेसिक है तो वो रेड लिटमस को ब्लू करेगा. लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है. तो इनसॉल्यूबल होने के कारण ये कोई रंग बदल नहीं पाएगा, ठीक है. बिकॉज एक्वा सोल्यूशन इनसॉल्यूबल मतलब क्या कि आयन्स डिसोसिएट नहीं होगा, और आयन्स डिसोसिएट नहीं होगा तो वो एसिडिक या फिर बेसिक नेचर नहीं दिखा पाएगा. सो वो कलर चेंज नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है. ओके तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपल सा है कि एम्फोटेरिक नेचर आपको बताने के लिए बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवा के दिखा. रिएक्ट होने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ, ठीक है. ऐसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो. नाउ in an activity Aishu was given two substances, copper sulfide and copper oxide. To obtain copper from these substances or compounds, she was able to extract copper successfully. Illustrated with the help of chemical equations how Aishu might have completed the activity. very simple भाई, very simple. लेकिन उससे पहले जगह बनाना पड़ेगा भाई. जगह बनाने के लिए थोड़ा सा आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, ठीक है ना. चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइम हमारे पास बहुत है, तो हम आराम से इसको थोड़ा सा ढक देते हैं ना. इसको ढक देकर हम इसको थोड़ा सा जगह बना सकते हैं. चलिए 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 जल्दी 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 जल्दी. हो रहा है हो रहा है हो रहा है और होने ही वाला है, होने ही वाला है, होने ही वाला है, और यहाँ पर हो ही गया. क्लियर. अच्छा नाउ चलिए हमें बताया कि कॉपर सल्फाइड से हम कैसे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. सिंपली कॉपर सल्फाइड को हमें ऑक्सीजन में क्या करना है, ऑक्सीजन के एक्सेस में रोस्टिंग करना है, मतलब हीट करना है, स्ट्रांगली हीट करना है. तो हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ओके और फिर यही कॉपर ऑक्साइड बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ अपने आप रिएक्शन शुरू कर देगा, जिससे हमें कॉपर मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा. क्लियर, ठीक है. इसको हम कहते हैं ऑटो रिडक्शन. ओके तो ऐसे हमको क्या मिलेगा, ऐसे हमें कॉपर मेटल मिल जाएगा, ठीक है. फिर इस कॉपर मेटल को हमें रिफाइनिंग करना पड़ेगा, ठीक है, प्यूरिफिकेशन में ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये एकदम प्यूरिफाई होकर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना भाई. इंडस्ट्रीज में भेज सकते हैं, ठीक है, भेजकर मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है. डन, मेटलर्जी पार्ट चला गया. 28 का ए. इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शंस नेमली कंपाउंड्स एक्स एंड जेड, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 गिव्स व्हाट. ये क्या देता है भाई, हमें बताइए कि दो चीज़ देता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट और एमोनियम क्लोराइड. अब इसको हीट करने पर तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना, ये कुछ मिलता नहीं हमें, ये वैसा प्रोडक्ट्स और कुछ प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन इसको हीट करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलता है ना, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और क्या मिलता था, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे हम वॉशिंग सोडा बनाते थे, है ना, सोडियम कार्बोनेट सॉरी. सो हमारा एक्स क्या होगा, हमारा एक्स हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और जेड क्या होगा, जेड होगा सोडियम कार्बोनेट, या फिर कह सकते हो सोडा ऐश, या फिर एनहाइड्रस, एनहाइड्रस व्हाट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, सॉरी सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, एनहाइड्रस दिस, और हाइड्रस होता तो हमारा वॉशिंग सोडा हो जाता, ठीक है, जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है दो भी 10. सो दिस इज सोडा ऐश. ओके अच्छा, और ये हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा.
ना व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्स टू जेड, एक्स से जेड तक जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन है भाई? बहुत सिंपल है, हमने हीट दे के रखा है तो एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक क्या होता है भाई? बेसिकली हमेशा ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है। तो इसका आंसर होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ईजी है, नोथिंग इज टफ। ओके, you are given three unknown solutions, this with pH values this respectively. In which solution will the maximum number of hydronium ions be present? Arrange the given samples in the increasing order of the H plus ion concentration. तो हमें पता है कि pH जिसका कम होता है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन्स रहता है और लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स रहता है। तो यहाँ पर जिसका pH सबसे कम है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन होगा। सो किस में है भाई? हाँ, सोल्यूशन ए में। सोल्यूशन ए में मैक्स नंबर ऑफ हाइड्रोनियम ions are present. Okay, now arrange the given samples in the increasing order of the H plus ion concentration. यहाँ पर H plus ion concentration का increasing order पूछा गया है, ना कि pH का। तो इंक्रीजिंग मतलब क्या? पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर इसके बाद ज़्यादा, है ना? तो सबसे कम सबसे कम H प्लस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा? जिसका pH सबसे ज़्यादा होगा, जो कि है 9.5। तो सबसे पहले 9.5 को लिखो, ठीक है? मतलब 9.5 किसका है भाई? C। तो C के बाद कौन होगा? C के बाद B होगा, B के बाद कौन होगा? B के बाद होगा हमारा A। तो C में सबसे कम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, फिर B में थोड़ा ज़्यादा, फिर C में सबसे ज़्यादा, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया इजीली, ठीक है? ध्यान रखना कि पीएच के ऑर्डर में लिखना है या फिर H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन में लिखना, यहाँ पर गलती होते हैं लोगों से। नाउ कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बी स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा पेस्ट वेयर वेस्प स्टिंग इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। ऐसा क्यों? बिकॉज बी स्टिंग में होता है मिथेनॉइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड HCOOH। बी स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनॉइक एसिड, जिसके कारण से एसिड है उसको ट्रीट किया जाता है बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस है, ठीक है? सिंपल सा बात था। अब वेस्प में क्या होता है कि वेस्प में होता है अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जैसा कुछ बेस, ठीक है? वेस्प के स्टिंग में होता है बेस। अब बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ रहा है डाइल्यूट विनेगर। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर हमें एक डाइल्यूट विनेगर मतलब डाइल्यूट एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड का यूज़ करना पड़ रहा है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स। डन, ऐसा लिख देना है सिंपली। फार्मर्स ट्रीट सॉइल विथ क्विकलाइम व्हेन टिल्टिंग। क्विकलाइम के साथ क्यों टिल्ट किया जाता है? क्विकलाइम एक बेस होता है और सॉइल एक्चुअली एसिडिक होता है, ओके, बिकॉज उसमें बहुत सारी बैक्टीरियाज एटसेट्रा चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो सॉइल के नेचर को न्यूट्रल बनाने के लिए भी या फिर कह सकते हो कि बेसिक बनाने के लिए जो हमारे फार्मर्स चाचा लोग होते हैं वो उसमें क्विकलाइम लेता है और ऐड करते हैं जो बेसिक होता है नेचर में, ठीक है? क्विकलाइम इज बेसिक, CaO। ओके, इजी क्वेश्चंस, नथिंग इज टफ हियर। एंशिएंट स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व्ड बाय ट्रीटिंग देम विद सर्टेन केमिकल्स। तो देखो, जैसे कि ताजमहल की बात करते हैं, वो तो मार्बल से बना होता है। तो मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? बेस है, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें क्या होता है कि एसिड रेन होता है। एसिड रेन कब होता है? जब कि रेन वाटर का pH 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है? सो एसिड रेन में क्या होता है कि जो एक्वाटिक लाइफ्स होते हैं उनको भी डैमेज पड़ता है, और जो स्कल्पचर्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होता है, या फिर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, जितने भी क्रॉप फील्ड्स, इसके बाद कुछ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी डैमेज हुआ था। फिर अपना हमारे जैसे कि बिल्डिंग्स जैसे ताजमहल जैसा, ठीक है, मॉन्यूमेंट। तो इन पर क्या होता है? इन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है एसिड रेन की वजह से। अब उसी के वजह से उनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है ना, फॉर फ्यूचर जनरेशन्स, उनको कंजर्व करने के लिए, देखने के लिए जाके, जिससे कि बाकी फ्यूचर के जनरेशन लोग भी इसको देख पाए, तो उसके कारण से इनको कुछ सर्टेन केमिकल्स या फिर कह सकते हो कि गैसेस भी है, जैसे कि सल्फ्यूरिक रेन वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एट्सेट्रा एसिड्स मिलकर
क्या कर देते हैं भाई, इन स्ट्रक्चर्स को ख़राब कर देते हैं जो मार्बल्स के बने हुए या फिर एंशियंट स्क्रिप्चर्स होते हैं। तो उन्हीं के वजह से उनसे बचने के लिए, उनको कॉन्जर्व करने के लिए, इन स्ट्रक्चर्स को कॉन्जर्व करने के लिए उन पर सर्टेन केमिकल्स से छिड़का जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उनको मतलब सर्टेन केमिकल्स लगाया जाता है जिससे कि उनका इफेक्ट, जो एसिड रेन का इफेक्ट है उस पर ना गिरे, ठीक है। और स्क्रिप्चर्स और स्ट्रक्चर जो है वो कंजर्व रहे, ठीक है, ठीक ठाक रहे, ठीक है। इसके कारण से इन पर लगाया जाता है, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए एसिड रेन और सर्टेन एसिडिक गैसेस से, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, what is the fundamental difference between hypermetropia and myopia in terms of the optical experience of a person? बहुत सिंपल है। हाइपरमेट्रोपिया में लोग दूर का देख पाते हैं लेकिन पास का नहीं देख पाते, मतलब फार साइटेडनेस। और मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में पास का देख पाते हैं लेकिन दूर का नहीं देख पाते, तो नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो बस ये लिखना है, बस डेफिनेशन लिख दो तब भी चलेगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम बिलो शोज अ स्पेशल केस ऑफ एन आई डिफेक्ट। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट? इट इज़, आपको पता है क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। इट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, नथिंग एल्स, जो कि दूर का देख नहीं पा रहा। ओके, स्टेट वन कॉज ऑफ ए डिफेक्ट, ऑफ सच डिफेक्ट। ओके, तो हाइपरमेट्रोपिया तब होता है जब तुम्हारा जो आई बॉल्स होता है वो, उसका साइज छोटा हो जाता है। आई बॉल, द साइज ऑफ आई बॉल gradually, size of eyeball gradually decreases, gradually size of this eyeballs gradually decreases। so साइज छोटा हो जाता है हमारे eyeballs का, जिसके कारण ऐसा होता है। या फिर कह सकते हो इंक्रीज इन फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ में इंक्रीज की वजह से होता है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ, increase in focal length, clear, increase in focal length and increase in focal length का मतलब ये होता है कि लेंस जो है वो ज़्यादा पतला हो जाता है, थिन, लेंस बिकम थिन, आई लेंस, ठीक है, आई लेंस बिकम्स टू थिन, ठीक है, बहुत पतला हो जाता है। और हमें पता है कि पतले जो थिन होते हैं, जो थिन आई लेंस होते हैं उनका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, बिकॉज फोकल लेंथ और थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकता हूँ क्या, जितना मोटा होगा, नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना मोटा लेंस होगा उतना फोकल लेंथ कम होगा और जितना पतला लेंस होगा उतना फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो। तो बहुत सारे कॉज मैंने बता दिया। एक्सप्लेन विथ रीजन इफ ए कॉन्केव लेंस कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। नो, कॉन्केव लेंस हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज बीमारी क्या है, बीमारी ये है कि ये आई का जो लेंस है, ये आई रे, जो लाइट के रेज है उनको कॉन्वर्ज नहीं कर पा रहा, इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, तो कॉन्वर्ज करने में दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो कॉन्वर्ज में दिक्कत आ रहा है तो हमें क्या लेंस चाहिए, कॉन्वर्जिंग लेंस चाहिए कॉन्वर्ज करने के लिए। और कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, ये और रेज को फैला देगा जिससे कि हमें और नहीं दिखेगा, ठीक है, जो हम पहले अंधे थे और भी अंधा हो जाएंगे हम, ठीक है। तो और अंधा नहीं होना है तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाना है यहाँ पर। आंसर क्या होगा कि नो, वी कैन नॉट यूज कॉन्केव लेंस बिकॉज इट वुड डाइवर्सिफाई नहीं बोलूँगा, डाइवर्ज द लाइट रेस कमिंग टू द आईबॉल्स मोर एंड मोर, सो रिजल्टिंग इन more hypermetropic condition, so we will not be able to focus on the object, ठीक है, so it will increase our problem, okay, more हमारे दिक्कत हो गई और ज़रा बढ़वा देगा। तो कॉन्केव लेंस नहीं लेना है भाई, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, ठीक है, लिख देना तुम्हारे खुद के भाषा से। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस डिजीज, ओके, तो आपको क्या करना है, यूज द मेथड फार्मूला, ओके, तो आपको रिलेशंस बताने हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके बाद
यहाँ से आपको इसको डिराइव कर देना है कि आर इक्वल्स टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मतलब लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। फिर यहाँ पर आर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, रो एल बाई ए। फिर आपको लिखना है कि रो इक्वल्स टू दिस, ठीक है, रो इक्वल्स टू दिस दिस दिस, इसका लिखना है। लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि डिफाइन द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कैसे निकाला था मैंने, सिंपली लेंथ 1 मीटर कर दिया ऑफ ए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, जिसके कारण रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक साथ हो गए। सो रेजिस्टिविटी क्या हुआ, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है भाई, ये था। ठीक है, इसके बाद आपको क्या ऐसे यूनिट प्रूफ करने के लिए बोला, अच्छा ठीक है भाई, सिर्फ इतना ही तो था ना, हाँ ठीक है इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है भाई, इतना ही तो था और कुछ था क्या, नहीं था और कुछ नहीं था भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखो, मोना वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विथ अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। शी ऑब्जर्व्ड as she moved the compass away from the current carrying wire, the deflection of the compass needle reduced. Explain why the deflection of the compass needle reduced as Mona moved away from the compass needle from the current carrying conductor or current carrying wire. तो आपको लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस ऑफ द करंट कैरिंग वायर, टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। मतलब करंट कैरिंग वायर से जितना दूर आप जाते रहोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता रहेगा। तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है इसलिए डिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आपको कम देखने को मिलेगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये बात है, ये तो लिख सकते हो खुद। ठीक है, इसके बाद है कि मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज्ड इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। तो भाई करंट के वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। इफ द करंट इन द सर्किट इज टू बी इंक्रीज्ड देन द डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, सिंपल। या फिर आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज मतलब बैटरी को चेंज कर सकते हो, और भी ज़्यादा तगड़ा बैटरी आप लगा सकते हो जिससे कि और ज़्यादा करंट दौड़ेगा सर्किट से और ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है भाई, ओके। एक्सप्लेन विथ रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर फॉर द केस डिस्क्राइब बाय द अबव फील्ड। ओके, तुम यहाँ पर लगा दो भाई मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो पेन को आपको ऐसे पकड़ना है कि थंब आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, नीचे की तरफ। तो आपको उंगलियों को थंब को नीचे रखना है, फिर आपके कर्ल फिंगर्स को देखना है। तो कर्ल फिंगर्स कैसे रखेंगे भाई, कर्ल फिंगर्स घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज को, जैसे घूमेंगे आपको। ठीक है, तो ड्रॉ कर दो भाई। सो ड्रॉ करो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, रुको रुको थोड़ा वेट, ऐसे ड्रॉ करो, ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे ऐसे। ठीक है, ड्रॉ इट लाइक इट। अब ये तो भाई क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए ऐसे दिखाओ। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना भाई, क्लॉकवाइज है, बताओ क्लॉकवाइज ही है ना, हाँ क्लॉकवाइज ही है, इट इज़ क्लॉकवाइज। ओके, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। ठीक है, मैं और नहीं दिखा रहा, मैं तो क्लॉकवाइज बोल दिया, तुम लोग मिला लेना आंसर। हो गया, एक्सप्लेन विद द रीज़न। अब आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द Maxwell's right hand thumb rule, we can clearly see that the current is flowing in the downwards direction. So the thumb will be in the downward direction and our curled fingers will be in the direction of what? The magnetic field, and which is clockwise. ठीक है, बस simple. Question number 34, Kirti thinks that substitution reaction occurs in saturated hydrocarbons. On the contrary, Krishi thinks that it occurs in unsaturated hydrocarbon. Justify with valid reasoning whose thinking is correct. तो एक है कीर्ति जिसने सोचा कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, और दूसरे ने सोचा कि जिसका नाम कृषि है उसने सोचा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। तो कौन सा भाई, कौन सही है कौन गलत है, तो तुमने तो पढ़ा है, तुम बोलो भाई कौन सही कौन गलत है।
द आंसर इज ऑब्वियसली कीर्ति इज करेक्ट बिकॉज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होकर क्या बनता है, हमने इथीन को एडिशन रिएक्शन करके इथेन बनाया था, है ना, इथीन को एडिशन रिएक्शन करके इथेन बनाया था, वेजिटेबल ऑयल को एडिशन रिएक्शन करके वेजिटेबल घी बनाया था, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाया था, है ना। अच्छा, जिसको हम कहते थे हाइड्रोजनेशन, ठीक है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ओके, सो हु इज करेक्ट हियर, कीर्ति इज करेक्ट हियर बट कृषि इज इनकरेक्ट। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद क्या बोला इसमें, हाँ अच्छा, फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, देखो पहले लिख देता हूँ कौन करेक्ट है, इज करेक्ट। अब देखो हमने क्या देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि CH4 मीथेन लिया था, तो कुछ ऐसा था इसका क्या बोलते हैं इसको, अरे फिगर मतलब स्ट्रक्चर, इसमें एक और हेटेरो एटम आया था, हमारा क्लोरीन हेटेरो एटम है, मतलब क्या अलग एटम ग्रुप है, जिसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया करके वो यहाँ पर बैठकर आराम से धीरे धीरे करके पूरा कंपाउंड को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड विद व्हाट, हेटेरो एटम्स। ठीक है, कब, किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, जो कृषि ने गलती से बोला है ना, गलत बोला। तो एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड में होता है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जोड़ा जाता है, जिससे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता। ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड बन जाता है, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो इसका ए वाला रोमन 1 हो गया। मीथेन एंड प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कमेंट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इमीडिएट लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन, गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉग्स ऑफ अ गिवन होमोलॉगस सीरीज। तो हमें पता है कि मीथेन और प्रोपेन जो है, ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इनका जब कंप्लीट कॉम्बशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, हीट एनर्जी मतलब एनर्जी निकालता है, सिंपल सी बात है। और क्या निकलता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सो इसी कारण से और इसी वजह से मीथेन और प्रोपेन को एज ए फ्यूल यूज़ किया गया है, बिकॉज फ्यूल का मतलब ये होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है, बर्न होकर एनर्जी प्रोवाइड करे, सिंपल सी बात है। नाउ ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेट्स ड्रॉ इट। हुस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन के नीचे वाला होमोलॉग कौन है भाई, प्रोपेन का नीचे कौन होता है, इथेन। तो इथेन को ड्रॉ कर दो भाई। तो इथेन होता है क्या, C2H6, है ना। तो कैसे ड्रॉ करना है, C यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर एक C ड्रॉ किया, ठीक है, और बाकी देखो कैसे ड्रॉ करना है। देखो एकदम चालाकी वाला देखो, तुम चालाकी वाला देखो, चालाकी वाला देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। पहले ड्रॉ करो, पेंसिल से ड्रॉ करो, मैं बता रहा हूँ, पेंसिल से ड्रॉ करो, मज़ा आएगा। देखो क्या करना है आपको, बीच बीच में जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, जो लाइंस दिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, उनको मिटा देना है बस, सिंपली। देखो मिटा दिया, मिटा दिया, मिटा दिया, अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया, मिटा दिया, मिटा दिया, मिटा दिया, और ये मिटा दिया, मिटा मिटा, हाँ। अब देखो बन गया ना, थोड़े 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 इलेक्ट्रॉन्स जैसे। बस कर देना है क्या, ऐसे करके सर्कल कर देना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सर्कल कर देना है, बस हो गया ना चालाकी वाला काम। ठीक है, तो तुमको और इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब अगर तुम कंफ्यूज हो कि भाई कैसे होगा, तो बस ऐसे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करो पेंसिल से, फिर बीच में से लाइन मिटा दो, बस आपका तो काम ही हो गया भाई, आपको डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 8 हो जाएंगे ऐसे, ये हो गया 8। अरे बाप रे, ये तो ऊपर चला गया, इसको नीचे लाते हैं, ये भी नीचे चला गया, इसको ऊपर लाते हैं, और यहाँ से इसको थोड़ा सा खींचते हैं यहाँ तक। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या हालचाल है, यहाँ पर हालचाल ये है कि ये कुछ ऐसा होगा। डन, ओके, बन गया इथेन का, ये होगा इथेन, ETHEN, ओके, AN, ओके। So this is the ethane. Oh, now give any 2 characteristics of homologous of a given homologous series. तो हमें पता है कि homologous series में बहुत सारे characteristics हैं
कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बिकॉज सेम फंक्शनल ग्रुप होता है. एंड द मॉलिक्यूलर मास, द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव मेंबर इज 14 यूनिफाइड मास, मतलब 14U. और द मॉलिक्यूलर यूनिट, the difference in the molecular unit between any two members is CH2 unit. ठीक है, बस कोई भी एक लिख देना और आपको आंसर में फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा. ठीक है. A mixture of oxygen and ethane is burned for welding. Can you predict why a mixture of ethane and air is not mixed or it is not used? क्यों ऑक्सीजन के साथ इथाइन का ही मिक्सचर लिया गया है, इथाइन के साथ एयर का क्यों नहीं? इसका सरासर मीनिंग है कि भाई इथाइन के साथ अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट कॉम्बशन होगा, जिससे कि क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगा और ज़्यादा एनर्जी ऑफ देगा. ठीक है, एनर्जी भी देगा. लेकिन अगर हम ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे कि एयर में, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन 20.8% है. ठीक है, तो मे बी हमें 20.95% एक्चुअली होता है, 20.95% से ज़्यादा मात्रा में हमें ऑक्सीजन देना पड़ता है जिससे कि कंप्लीट कॉम्बशन हो. लेकिन नेचर में, एटमॉस्फेयर में उतना ऑक्सीजन परसेंटेज नहीं है. ठीक है, बिकॉज अब 20.95% तो नहीं होगा, अभी कुछ पॉल्यूटेड एयर तो है ही साथ ही साथ. ठीक है ना, तो एग्जैक्ट अमाउंट में एकदम परफेक्ट कंसंट्रेशन देना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद से किया जाता है ये. ओके, सो ऑक्सीजन के साथ इथाइन को बर्न किया जाता है लेकिन एयर के साथ नहीं, बिकॉज एयर में इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई है. ठीक है, और कंप्लीट कॉम्बशन नहीं होता है, इसलिए क्या फॉर्म होता है, सूटी, येलो एंड सूटी फ्लेम होता है. ठीक है, येलो एंड सूटी फ्लेम निकलता है, बस यही रीज़न इसका है. ठीक है, बस यही इसका रीज़न है. डन. नाउ A and B are sodium salts of long chain carboxylic acid and long chain sulfonic acid respectively. Which one of A and B will you prefer as a cleansing agent while using underground water, hand pump water? Give the reason for your answer. Now listen, हमें पता है कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, जो कि हार्ड वाटर में भी लेदर या फिर फोम फॉर्म करता है. सो वी विल प्रीफर यूजिंग डिटर्जेंट इन केस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, बिकॉज अंडरग्राउंड वाटर अगर आपने देखा है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर देते हैं, एकदम हार्ड वाटर कर सकते हो आप इसमें. ठीक है, बिकॉज उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो बी को प्रीफर किया गया है बिकॉज बी में क्या है, बी क्या है, डिटर्जेंट है. तो डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी सफासट चलता है, मतलब एकदम अच्छे से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन ए जो कि अपना सोप है वो स्कम फॉर्म करता है, जिसके कारण से कोई लेदर फॉर्म नहीं होता, जो क्लिनजिंग एक्शन होता है वो हो नहीं पाता बिकॉज मिसली फॉर्म नहीं हो पाता. ओके, सो बी इज़ ए बेटर ऑप्शन हियर. बी इज़ प्रीफर्ड फॉर दिस एक्शन बिकॉज कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, बिकॉज अंडरग्राउंड वाटर है तो भाई आयंस तो प्रेजेंट होंगे ही, हार्ड वाटर होता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मतलब सिंपली बात करूँ तो भाई हार्ड वाटर होता है ये, और हार्ड वाटर के लिए हमें चाहिए होता है टफ ओपोनेंट, मतलब डिटर्जेंट हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, ओके. इलेबोरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एक्शन बताया हुआ है. इलस्ट्रेट मिसली विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम. तो पहले क्या होता है, पहले सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके दो एंड्स होते हैं, एक है हाइड्रोफिलिक, एक है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक पानी से डरता है तो पानी पे डिज़ोल्व नहीं होता, वो किस में डिज़ोल्व होता है, वो हाइड्रोकार्बन, मतलब उसके जैसा लाइक डिज़ोल्व लाइक्स जैसा होता है, उसके जैसे के साथ दोस्ती करता है. और पानी मतलब हाइड्रोफिलिक, मतलब जो पानी से प्यार करता है वो पानी के साथ दोस्ती करता है. करने के बाद ठीक है, तो जो आयोनिक एंड होता है सोप का, ठीक है, जो सिरा होता है, मत्था होता है, वो पानी में डिज़ोल्व होता है, और जो पूँछ होता है, टेल होता है, वो कार्बन या फिर ऑयल, ठीक है, कार्बन या फिर किसी भी कार्बन चेन, मतलब ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, डस्ट हो गया, उसके साथ जाके दोस्ती करता है. सिंपल सी बात है. अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ना, मिसली जिसको हम बोलते हैं, कुछ ऐसा दिखने में होता है वो.
ये एयर ड्रॉपलेट है, सॉरी ऑयल ड्रॉपलेट है, इसमें ऐसे करके ऐसे 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 करके मिसलीज फॉर्म होते हैं ना। इसे जब हम तुम एजिटेट करोगे मतलब घिसोगे, घिसने के बाद क्या होता है, घिसने के बाद वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करते टाइम वो अपने साथ ऑयल ड्रॉपलेट को लेकर जाते हैं, जो पानी से धोने के बाद वो उस जगह से उतर जाता है ना, उस जगह से वो चला जाता है, उसको खींच के ले जाया जाता है ना। Now write the chemical equation for the preparation of soap from an ester dish. Methyl ethanoate है इसका नाम। What is the name of this process called? Obviously saponification। कैसे करना है भाई, सिंपल है, सिंपल है। CH3COO याद रखना, स्ट्रक्चर में लिखो CH3, यहाँ पर एक COO, यहाँ पर O, फिर यहाँ पर CH3 प्लस सोप बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करने के बाद क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पर O बॉन्ड के साथ और यहाँ पर O के साथ यहाँ पर Na, क्लियर। प्लस क्या बनता है भाई, CH3OH। तो CH3OH को कैसे लिखेंगे, CH3 यहाँ पर O और यहाँ पर यहाँ पर OH, ठीक है, मिथेनॉल है ये, तो OH एक साथ होगा, क्लियर। सो दिस इज द सोप वी वांट, दिस इज कॉल्ड सोडियम इथेनॉएट सॉल्ट एंड दिस प्रोसेस इज सेपोनिफिकेशन। साबुन बनाने का है प्रोसेस, इसलिए नाम दिया गया है सेपोनिफिकेशन, क्लियर। सेपोनिफिकेशन इज द रिएक्शन का नाम, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस है क्या और 36 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 37 भी है, फिर 39 वाला क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये आएगा भी नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता भी नहीं है आपके कॉन्सेप्ट में भी है नहीं है, ज़्यादा कुछ टेलीस्कोप्स के बारे में है जो कि आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, ठीक है, तो उसको हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आएगा भी नहीं, तो फालतू का करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसको करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस R2 के अराउंड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, पता नहीं भाई कितना होगा, बताओ भाई कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस R2। तो भाई देखो पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो R2 जो है, ठीक है, ये पैरेलल में है, ठीक है, लेकिन पैरेलल में होने से क्या होगा भाई, इसके सामने भी तो ये R1 है, यहाँ भी तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है भाई, तो बताओ कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, क्या होगा। इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके बिना भी किया जा सकता है, कैसे, गौर से देखो, ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है ये आपस में पैरेलल है, तो इसके अक्रॉस में मतलब इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस में भी होगा, लेकिन इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कैसे, ओम्स लॉ की मदद से, कैसे, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसके अंदर से करंट जा रहा है वो भी पता है, सो इसको तुम मान लो भाई V1, डन। तो V1 इक्वल्स टू I1 इंटू I1 इंटू इसका नाम क्या दो भाई, R1 R2 R3 मान लेता हूँ उसको, ठीक है। तो I1 क्या है 1.5 और R3 क्या है 4, तो वोल्टेज कितना होगा 6 वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दिस। अच्छा, तो R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज V2 मान लेता हूँ और R1 के अक्रॉस R3 के अक्रॉस वोल्टेज V1, तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू V2 एज R1 नहीं R3 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल होने से इनके अक्रॉस जो पैरेलल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा, ठीक है। नाउ व्हाट, अब वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू क्या होगा, तो पहले तो भाई देखते हैं, यहाँ पर वोल्टेज पता चल चुका है हमें, ठीक है, हमें वोल्टेज पता चल चुका है।
अब अगर हम इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है वो निकाल ले तो हो जाएगा। अब गौर से थोड़ा आंखें यहाँ पर, नज़रें यहाँ पर टिकाओ। करंट इसके अंदर से आ रहा था 2 एम्पियर, ठीक है, तो यहाँ तक 2 एम्पियर करंट आया। अब आने के बाद यहाँ पर गया 1.5 एम्पियर, तो बाकी का यहाँ पर जाएगा 0.5 एम्पियर, यहाँ जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा 0.5 एम्पियर। सो करंट, सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से मान लेते हैं कि I2 जा रहा है, तो I2 क्या होगा, I माइनस I1, I है 2, I1 है 1.5, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो इसके अंदर से 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो हम इसका पोटेंशियल इसका R2 निकाल सकते हैं। तो V2 इक्वल्स टू I2 इंटू R2। सो यहाँ से R2 का वैल्यू होगा V2 जो कि है अपना 6 और I2 जो कि है 0.5। सो व्हाट इज द आंसर हियर, इट इज, बताओ कितना होगा, ये होगा 12 ओम, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ R2 इज दिस, सो ये हो हमारा 6 वोल्ट, ये हुआ 12 ओम। ना वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता है कि इसके अंदर से करंट जा रहा है 2 एम्पियर, लेकिन इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, बताओ, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा बताओ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टोटल वोल्टेज माइनस वोल्टेज अक्रॉस दिस टू रजिस्टर जो कि सेम है, एंड माइनस वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो मिलेगा। सो वोल्टेज अक्रॉस R1 विल बी टोटल वोल्टेज माइनस वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम रजिस्टर एंड R2 रजिस्टर। अब बोलोगे भाई R2 रजिस्टर तो इसको क्यों नहीं लिया, बिकॉज मेरे भाई इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस ही तो इसके अक्रॉस में होगा। तो अगर मैं इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लूँ या फिर इसके अक्रॉस में लूँ, बात तो एक ही है, क्लियर। सो वोल्टेज टोटल वोल्टेज नहीं पता है 12 वोल्ट्स माइनस वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम कितना होगा, तो इसके अंदर इसका रेजिस्टेंस पता है, इसके अंदर से 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है, तो वोल्टेज कितना होगा इसका भाई, इसका वोल्टेज हो जाएगा, इसको क्या नाम दो भाई, वोल्टेज V3 मान लेता हूँ उसको। सो इसका वोल्टेज होगा करंट जो कि है I और रेजिस्टेंस है 4 वोल्ट, क्लियर। तो 4 वोल्ट हुआ प्लस वोल्टेज अक्रॉस ये कितना है, ये है 6 वोल्ट्स है ना, हाँ। सो दिस इज 12 माइनस 10 वोल्ट्स, दैट इज 12 वोल्ट्स, सिंपल, 2 वोल्ट्स, सिंपल, ठीक है। तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि इसके ऊपर इसके अक्रॉस में ऑलरेडी 12 में से 6 वोल्ट जा चुका है, इसके अक्रॉस में 4 वोल्ट जा चुका है, तो बाकी का किसको मिलेगा, बाकी का खाना इसको मिलेगा। तो 2 वोल्ट्स हुआ, क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है, ओके। तो अब हमें पता चल चुका है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में 2 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो अब हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, यूजिंग ओम्स लॉ भाई, और क्या कर सकते हैं भाई, ओम्स लॉ के बिना कुछ कर सकते हैं क्या। तो वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 इक्वल्स टू वोल्टेज बाई करंट, मतलब 2 वोल्ट्स बाई 2 है हमारा करंट, तो हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 ओम, डन, इसी 1 ओम हो गया। सो आई होप आपको इजी लगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर टफ लगा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे, सब कुछ पानी जैसा लगेगा, एकदम नरम नरम, एकदम इजी इजी, ठीक है। अब हाँ, बी नंबर करते हैं गाइस, बी नंबर में क्या है देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, और है भी आई गेस। एज शोन इन द फिगर अबव, ए एंड बी 2 लैम्प्स, दिस ओके 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 ओके। कैलकुलेट द करंट इन लैम्प ए, लैम्प ए देखो भाई, ये हमारा लैम्प है, लैम्प, इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है बताओ भाई। लैम्प ए इज़ रेटेड 12 वोल्ट्स 24 वाट,
तो ये 12 वोल्ट 24 वाट इसका पावर गिवन है। और लैम्प बी का रेटिंग है 6 वोल्ट और लैम्प बी ऑपरेट्स एट इट्स रेटेड वोल्टेज। ओके, द करंट इन इट इज़ 3 एम्पियर। सो कहा गया है कि अगर हम इस लैम्प बी को उसके रेटेड वोल्टेज वैल्यू के बराबर वोल्टेज में अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो उसके अंदर से जो करंट दौड़ता है वो है 3 एम्पियर। तो इसके अंदर से करंट जाता है 3 एम्पियर, 3.0 मतलब 3 एम्पियर। ठीक है, नाउ द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 आर चूजन सो दैट द बोथ लैम्प्स ऑपरेट एट देयर रेटेड वैल्यूज, सॉरी रेटेड वोल्टेजेस। मतलब R1 और R2 के ऐसे वैल्यूज हमें चूज़ किया गया है जिससे कि ये भी अपने रेटेड वैल्यूज मतलब 12 वोल्ट्स में अच्छे से चलेगा, ये भी 6 वोल्ट्स में अच्छे से चलेगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन आंसर द फॉलोइंग, कैलकुलेट द करंट इन लैम्प ए। लैम्प ए में करंट निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, लैम्प ए में करंट निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अच्छा हाँ, लैम्प ए में करंट निकालने के लिए बोला गया तो हम P इक्वल्स टू वी आई का मदद लेंगे। P इक्वल्स टू वी आई का मदद लेने के बाद अच्छा इसको हम I1 मान लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज को हाँ ऐसे। ठीक है, तो पावर इक्वल्स टू, अच्छा पावर तो गिवन ही है, पावर तो 24 है और वोल्टेज तो भाई 12 वोल्ट है। अब बोलोगे भाई 15 वोल्ट क्यों नहीं है? बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है कि लैम्प ए को उसके रेटेड वोल्टेज मतलब 12 वोल्टेज में चलाया गया है, ना कि 15 वोल्ट्स में। क्लियर? तो 12 इंटू हमारा आई, तो ये कैंसिल होगा 2। सो करंट इन लैम्प ए इज़ 2 एम्पियर। सो करंट इन लैम्प ए इज़ 2 एम्पियर। ओके, सो ये हो गया। कैलकुलेट द करंट इन लैम्प ए। स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा? अब देखो वोल्ट मीटर तो भाई किसके साथ कनेक्टेड है भाई? पैरेलल में कनेक्टेड है इसके साथ। ठीक है, तो इसके अंदर कितना वोल्टेज है? 15 वोल्ट्स। ठीक है, अब देखो वोल्टेज मतलब वोल्ट मीटर का जो रीडिंग कितना होगा देखो। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर 15 वोल्ट्स है तो 15 वोल्ट्स होगा, नहीं नहीं नहीं, 12 वोल्ट्स और इसको 6 वोल्ट्स में चलाया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिंपली इस लैम्प के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, मतलब वोल्टेज वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा और वोल्ट मीटर उसको मेजर करेगा। तो अगर हम इसके अक्रॉस में वोल्टेज निकाल ले या फिर इसके अक्रॉस में वोल्टेज निकाले तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके अक्रॉस निकाल नहीं सकते बिकॉज हमें R2 का वैल्यू नहीं पता। तो हमें हमारा जो लास्ट चारा बचता है वो कौन सा है? इसके अक्रॉस में हम अगर वोल्टेज को निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो वही होगा हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग। तो इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है देख लेते हैं। इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है भाई? बताओ बताओ, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है? बताओ यार जल्दी बताओ। अरे इसके अक्रॉस में वोल्टेज 12 वोल्ट्स है बिकॉज इसको 12 वोल्ट वोल्टेज में चलाया गया है, बिकॉज रेटेड वोल्टेज में चलाया गया है बोला गया है। तो जो रेटिंग है उसके वोल्टेज के बराबर वोल्टेज में चलाया गया है। सो इसका होगा 12 वोल्ट्स विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस इसको हम कहते हैं आर्म ए। ठीक है, आर्म ए। ठीक है, आर्म ए, आर्म कहो कि आर्म कॉन्टेनिंग लैम्प ए लिखो तो अच्छा होगा, आर्म कॉन्टेनिंग लैम्प ए, तो ये होगा। क्लियर? ओके, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर्म कॉन्टेनिंग लैम्प बी भी लिख सकते हो, लेकिन हमने लैम्प ए के मदद से इसको निकाला है ना तो इसको लिख दो भाई इतना 12 वोल्ट्स होगा। क्लियर है क्या? ओके, अब बोल सकते हो भाई कि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा ये तो समझ में आ गया कि इसको 12 वोल्ट्स में चलाया गया है, तो भाई इसको तो 6 वोल्ट चाहिए, इसका रेटेड वोल्टेज है, तो इसको 12 वोल्ट्स में क्यों चलाया गया है? नहीं, तुमने शायद इसको देखा नहीं भाई। R2 ये क्या करेगा? ये भी तो वोल्टेज खाएगा। ये लैम्प के साथ ये रजिस्टर क्या है? सीरीज़ में है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? डिवाइड होगा, सीरीज़ में जैसे डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 6 वोल्ट्स मिलेगा और इसमें 6 वोल्ट्स मिलेगा, बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 रोमन 2 हो चुका है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे क्यों हुआ। अच्छा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2 का रेजिस्टेंस निकालो। ये R2 है। अब ये लैम्प B के साथ सीरीज़ में है। क्लियर? तो सीरीज़ में होने से अगर इसके अंदर से 3 एम्पियर का करंट जाता है, अगर इसके अंदर से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है
तो R2 के अंदर से भी 3 एम्पियर करंट जाएगा, बिकॉज सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है। तो करंट थ्रू दिस, सो करंट थ्रू R2 is equals to current through लैम्प B, ठीक है, जो कि क्या होगा 3 एम्पियर होगा। अब इसके अक्रॉस से करंट जा रहा है पता है, लेकिन इसके अक्रॉस में अगर वोल्टेज भी निकाल लें तो पता चल जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12 वोल्ट, क्लियर। और 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट लैम्प बी को चाहिए, ठीक है। तो बाकी का 6 वोल्ट किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। तो लिखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस across so potential difference across the arm containing lamp B लिखो and R2 resistor, है ना, and R2 resistor माइनस, जगह ही नहीं हो रहा है यार, रुको अभी करता हूँ, जगह बना लेता हूँ, रुको यहाँ लिखता हूँ तो जगह हो जाएगा। हाँ, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R2 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर्म, मतलब इस पूरे जगह को बोल रहे हैं हम इसको आर्म, ठीक है, जिसमें लैम्प B है और लैम्प R2 है। इससे किसको माइनस करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प B माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B, ठीक है, लैम्प B लिखा जगह नहीं होगा। सो टोटल हमें बताया कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी है, जो कितना है 12 वोल्ट। सो 12 माइनस, अब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है भाई 6 वोल्ट, तो माइनस 6 तो इक्वल्स टू 6 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस में भी कितना है भाई, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? R1 का वैल्यू हो जाएगा, R1 का नहीं R2 का वैल्यू हो जाएगा, वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो कितना होगा रेजिस्टेंस, R2 इक्वल्स टू वोल्टेज बाय करंट, वोल्टेज है 6 और करंट है 3, सो 2 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम, क्लियर, ठीक है। ओम्स लॉ का मदद से हमने इसको कर लिया। ओके, इसके बाद रोमन 3 हो चुका है। रोमन 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। R1 का रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताइए, कैसे निकालेंगे? नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको करने के लिए सिंपल सा टेक्निक ये है कि हमें पता है कि 15 वोल्ट जो है वो यहाँ भी है, लेकिन तो फिर यहाँ पर 12 वोल्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज गिरा हुआ होगा, सपोज 3 वोल्ट गिरा हुआ होगा, है ना, और बाकी का 12 वोल्ट इनके अक्रॉस है, सिंपल। तभी ये अपने रेटेड वोल्टेज पर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हमने सप्लाई किया 15 वोल्ट और यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, सपोज 3 वोल्ट, तो बाकी 12 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगा इनके अक्रॉस, और इसको 6 वोल्ट में चलना था, तो 12 में से, या इसके अक्रॉस 12 है, तो 12 में से यहाँ पर 6 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो बाकी के 6 वोल्ट इसको मिल गया, तो इसको अपना रेटेड वोल्टेज की तरफ चल गया, मतलब रेटेड वोल्टेज के एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पर इसको वोल्टेज मिल गया, ठीक है। तो फिर मुझे बताओ कि इसका वोल्टेज कितना होगा, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट्स का ड्रॉप हुआ वोल्टेज और यहाँ पर टोटल 15 है, तो यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ होगा 3 वोल्ट, सिंपल, क्लियर। तो वोल्टेज अक्रॉस R1 इज व्हाट, वोल्टेज PD अक्रॉस कितना था भाई R1, क्या होगा भाई बताओ, 15 में से 12 माइनस कर दो, 3 वोल्ट। तो अब इसके अक्रॉस में वोल्टेज पता है, ठीक है, वोल्टेज पता है, और हमारा ये क्या पता है इसको, हाँ, हमारा ये रेजिस्टेंस नहीं पता, लेकिन करंट पता है। करंट क्या होगा, अब सर्किट में से कितना करंट दौड़ रहा है, सर्किट में से कितना करंट दौड़ रहा है
देखो गौर से देखो, यहां से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, क्लियर। अच्छा, या फिर यहां से जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं यहां से जा रहा है, कहीं से भी जा रहा है, ठीक है। तो सपोज यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, और यहां से जा रहा है 3 एम्पियर का। इसका मतलब यहां पर कितना होगा, 5 एम्पियर। अब ऐसा क्यों? बिकॉज मेरे भाई, अगर इसमें 5 एम्पियर नहीं होता तो 2 एम्पियर यहाँ नहीं जाता और 3 एम्पियर इसके अंदर से नहीं जाता, ठीक है। मतलब सर्किट में टोटल करंट था 5 एम्पियर, तभी तो यहाँ से 2 एम्पियर में डिवाइड हो गया और यहाँ पर 3 एम्पियर में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया कि टोटल करंट कितना होगा। सो टोटल करंट कितना होगा भाई, लिखो टोटल करंट कितना होगा सर्किट में। टोटल करंट इज 2 + 3 = 5 एम्पियर। 2 + 3 = 5 एम्पियर। और अब ये तो भाई कहाँ पर है, ये कोई सीरीज में है क्या? हाँ जी, सीरीज में है। तो सीरीज में होने से इसके अंदर करंट कितना होगा भाई, सर्किट में जितना करंट है उतना ही करंट इसके अंदर होगा, जो कि होगा 5 एम्पियर। और इसके अक्रॉस वोल्टेज है 3 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा 3/5 ओम, क्लियर। 3/5 ओम वोल्टेज बाय करंट। तो 3/5 ओम इज द आंसर हियर। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखो। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है बिकॉज थोड़ा सा मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मतलब लास्ट के क्वेश्चंस को, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में आएगा नहीं, तो उसी वजह से इसको थोड़ा सा हौले हौले करते हैं, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। कास्टिक सोडा मतलब क्या है, ऑब्वियसली NaCl होगा। तो ए हो जाएगा अपना NaCl, बिकॉज कास्टिक सोडा NaCl से बनता है। एक्स क्या होगा, कास्टिक सोडा मतलब क्या, NaOH। वाई क्या है, एनोड पर कौन होता है भाई, एनोड पर Cl2, बिकॉज नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। फिर जेड कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा भाई, अपना कौन जाएगा, हाइड्रोजन, क्लियर। कैथोड नेगेटिव है तो नेगेटिव पे जाएगा अपना पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन गैस, ओके। तो यहाँ पर NaCl हो गया, ये कास्टिक सोडा NaOH हो गया, ये Cl2 और H2। फिर मोल्टेन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो कैथोड एनोड में निकलेगा, ये क्या होगा भाई, ए है, ए क्या है, NaCl। तो यहाँ पर NaCl होगा। M क्या होगा और Y क्या होगा, Y तो अपना क्लोरीन गैस ही होगा, लेकिन M क्या होगा, कैथोड पे क्या बनता है, सोडियम बनता है, सोडियम एटम, सोडियम एटम बनता है। सो यहाँ पर M में हो जाएगा सोडियम, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद, ओके। तो M हो गया। फिर M मतलब सोडियम को लिया, फिर से एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, फिर बन गया क्या, तो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम क्या बनता है भाई, सोडियम सॉल्ट, ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट, जिसको हम सोप की तरह यूज़ करते हैं, सेपोनिफिकेशन, सॉरी सेपोनिफिकेशन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ सेपोनिफिकेशन ही है। लेकिन सेपोनिफिकेशन में तो ऐसा नहीं होता, सेपोनिफिकेशन नहीं है ये एक्चुअली, ये तुम्हारा कह सकते हो रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ सोडियम मेटल, तो बनता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बनता है। सोडियम एसीटेट बनने के बाद क्या होगा बताओ, सोडियम एसीटेट बनने के बाद रुको 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 रुको, M हो गया सोडियम, P हो गया हमारा सोडियम एसीटेट, या फिर सोडियम इथेनॉइड, इसके बाद Z क्या है भाई, Z ऑब्वियसली होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। Z ऑब्वियसली होगा हाइड्रोजन गैस, बिकॉज इथेनॉइक एसिड के साथ सोडियम का रिएक्शन होता है कैसा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जैसा, ठीक है, जैसे एसिड प्लस मेटल का जैसा रिएक्शन होता है, ठीक है। ये एसिडिक एसिड है, तो एसिड प्लस सोडियम हमने पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था भाई, बहुत पहले पढ़ा था। एसिड प्लस मेटल क्या होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमारा होगा H2 गैस, Z देखा सेम है, ओके। यहाँ पर Z, वहाँ पर Z सेम होगा। इसके बाद ये एसिटिक एसिड प्लस दिस कॉन्सनट्रेटेड, ऑब्वियसली भाई आपको पता ही है Q कौन हो सकता है, Q हमारा इथेनॉल हो सकता है, C2H5,
और R कौन होगा? R हमारा एस्टर होगा, CH3COO क्लियर। और R के साथ जब तुमने NaOH को दिया, ठीक है, तो R हो जाएगा और X होगा हमारा NaOH। अच्छा, X ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो P बनता है जो सोडियम हमारा एसीटेट है, और Q बनता है। Q क्या होगा भाई? Q हमारा इथेनॉल है, बन गया, ठीक है। तो रिएक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ ये, तो देख लेना भाई। और ज़्यादा मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं, इजी है, इसमें टफ नहीं है कुछ भी। अगर टफ लगा है तो कमेंट्स करो यार, कमेंट्स करके अपना डाउट क्लियर करो, बिकॉज अभी भी तुम्हारे पास टाइम है अपने आप को सुधारने का, ठीक है। अभी भी इम्प्रूव करने का बहुत मौका है भाई, अभी भी बहुत दिन बाकी है, ठीक है। बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी पेसिमिस्टिक, ओके। अभी भी ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या? अभी भी तुम्हारे ऑप्टिमिस्टिक क्या था भाई? अरे भाई मैं भूल ही गया इसका मतलब क्या था, ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक, जो भी हो, मतलब पॉजिटिव रहना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव रहना है। बिकॉज टाइम अभी भी तुम्हारे हाथों में है, तुम अभी भी 30 दिन में, 30 से भी ज़्यादा दिन तुम्हारे पास बोर्ड्स एग्जाम होने से पहले, तो अभी भी तुम्हारे पास बहुत मौका है अपने आप को साबित करने का कि तुम भाई, तुम नालायक नहीं हो, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम खराब नहीं हो, तुम अनपोटेंशियल नहीं हो। अनपोटेंशियल का वर्ड होता है मुझे नहीं पता, जो भी हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियलिटी कह सकते हो कि तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि तुम बोर्ड्स में फाड़ दो सबके, ठीक है। फाड़ने का मतलब वो नहीं, मतलब अच्छे मार्क्स लाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नाउ डिराइव द नेम्स, दिस डिराइव तो कर चुका हो भाई, और कितना डिराइव करूँगा। इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट जेड, इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट, तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का क्या टेक्निक है भाई? सिंपल है, एक कैंडल जलाओ, कैंडल जलाने के बाद हाइड्रोजन गैस को लेके जाओ, लेने के बाद एक पॉप साउंड होगा, बस सिंपल, एक पॉप साउंड होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस, क्या? हाइड्रोजन गैस टेस्टिंग, ठीक है। कैंडल लेके जाओ, बर्निंग कैंडल, उसको लेके जाओगे तो वो पॉप साउंड से बर्न करेगा, ठीक है। नेम द प्रोसेस इन व्हिच कंपाउंड X, Y and Z आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए मतलब NaCl, NaCl से XYZ, XYZ कौन है भाई? अच्छा, क्लोर एल्कली प्रोसेस इसका नाम होगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और जस्टिफाई और रेस्पॉन्स बोला है, तो लिखो कि भाई इस प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म होता है एनोड में, और एक वाटर सोल्यूबल बेस जो कि एल्कलाई है वो फॉर्म होता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि ब्राइन सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, ब्राइन सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस करके किया जाता है, सिंपल। और क्या लिखोगे भाई, ठीक है, इजी है, ओके। और 39 नंबर मैंने बोला था ज़रूरत नहीं है, तो इसको भाई रहने दो भाई, इसको ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आपका है नहीं टॉपिक में, ठीक है, इसको रहने दो। एंड हेंस दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट सॉल्व्ड वन सैम्पल पेपर, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पल पेपर 2 के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।